लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा, हमने समझा वो इस चैप्टर में किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वी नो दैट उनकी ऑटोबायोग्राफी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें से एक एक्सट्रैक्ट है। हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा, उनकी स्पीच के बारे में देखा एंड देन वी सॉ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे इंडिया गेट पे आपने देखा होगा ऑन योर टेलीविजन ऑन रिपब्लिक डे, किस तरीके से हम देखते हैं मिलिट्री को परफॉर्म करते हुए ऑन रोड्स एंड इन द एयर, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी डिस्क्राइब करते हैं। एंड ऑल्सो ही डिस्क्राइब्स किस तरीके से वहां पे वो लोग दो नेशनल एंथम्स गा रहे थे एंड वो दो नेशनल एंथम्स एक्चुअली डिफरेंट थे। ये डिफरेंट क्यों थे? डिफरेंट इसीलिए थे, एक वाज वो नेशनल एंथम जो कि द व्हाइट्स यूज्ड टू सिंग एंड एक वो जो कि डार्क यूज्ड टू सिंग। सो अब ये दो कौन से थे? सो फर्स्ट वाज द नेशनल एंथम जो ओल्ड नेशनल एंथम था, जो कि ज्यादा शो करता था द व्हाइट सुप्रीमेसी, और दूसरा नेशनल एंथम जो कि अब नया नेशनल एंथम था, दैट वाज फॉर होल कंट्री, वो स्पेसिफिकली एक सेक्शन के लिए नहीं था। सो जब लोग ये वाले नेशनल एंथम्स गा रहे थे, सो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के ग्रुप्स थे। एक वो थे जो कि व्हाइट पीपल थे एंड दूसरे दे वर पीपल हु वर डार्क स्किन। सो जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंथम्स जब प्ले हो रहे थे, तो ऑब्वियसली उनके लिरिक्स नहीं पता थे उनको। सो नेल्सन मंडेला सेज कि मेरे लिए ये देख के काफी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि अभी तो इन दोनों को एक दूसरे के नेशनल एंथम के बारे में नहीं पता। हालांकि अब एक ही नेशनल एंथम है, बट बिकॉज पहले यहाँ पे अर्लियर दूसरा नेशनल एंथम फॉलो होता था एंड अब जो नेशनल एंथम है दैट इज फॉर ऑल, राइट, वो एक्सक्लूड नहीं करता था किसी को। सो ही सेज कि अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि जो दोनों ग्रुप्स थे उनको एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिरिक्स नहीं आते थे, बट दे वर स्टैंडिंग देयर, दे वर शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट एंड इट शोज दैट फ्यूचर में इनको ये बाय हार्ट लोन होने वाला है एंड जो इसके वर्ड्स हैं दे विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन these people. So in the last video तो हम ये सारी चीजों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर बचा हुआ है उसको कवर करने वाले हैं। So let's begin. So यहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलते हैं, जिसमें से ये बोलते हैं in life every man has twin obligations, यानी कि दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कह सकते हैं वो होती हैं in everybody's life, and वो क्या है? Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. ठीक है, फर्स्ट तो अपनी फैमिली की तरफ हो गई एंड सेकेंड इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। यानी कि आप कह सकते हैं हम रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर टू काइंड्स ऑफ पीपल या टू थिंग्स, एक तो अपनी फैमिली एंड दूसरा अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री। एंड वो कहते हैं इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to their own inclinations and abilities. अब अगर कोई फ्री कंट्री होगी, कोई उस तरह की सिविल सोसाइटी होगी जहाँ पे सबके पास इक्वल राइट्स होंगे एंड एवरीबडी इज हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो उस तरह की कम्युनिटी में, उस तरह की सोसाइटी में, उस तरह की नेशन में ये सबके लिए आसान होगा कि अपनी दोनों की दोनों ऑब्लिगेशंस को जितना हो सके उतना वो कंप्लीट करें। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी कंट्री साउथ अफ्रीका, इससे पहले कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बना था, इससे पहले कि हम सब लोगों की वॉइसेस को सुना गया था, उससे पहले हमारे लिए इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना इम्पॉसिबल था। क्यों? फर्स्टली उनके पास इक्वल राइट्स नहीं थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। दैट मीन्स ना तो वो अपनी फैमिली का ध्यान रख पाते, ना ही वो अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री, जो भी उनके उसके थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल कर पाते। और ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि उनको इग्नोर किया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करी जाती थी। दैट इज व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन। देन ही सेज इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव अ ह्यूमन बीइंग was punished and isolated. अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन लाइंस को लाइन बाय लाइन क्यों देख रहे हैं? हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एट्रोसिटीज, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे मुश्किलें बताई हैं दैट ही हैड टू फेस, एंड उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ी। दैट इज वाई जो हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में भी
पूछी जा सकती हैं। सो ये कहते हैं कि कलर्ड का जहाँ पे मतलब आ गया मतलब द पीपल ऑफ डार्क स्किन। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम जैसे लोग अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना भी चाहते थे तो हमें उसके लिए पनिश किया जाता था, कहीं हमें दूर भेज दिया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, उनको स्लेवरी भी उनके साथ करी जाती थी। तो वो कहते हैं इन साउथ अफ्रीका जो भी ये करने की कोशिश करता था उसको पनिश किया जाता था। एंड आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। अब वो कहते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी जो कंट्री है उस पे ध्यान दूँ, बिकॉज अगर हम आज भी पूछते हैं तो सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी फैमिली ही होती है एंड उसके बाद भी थिंक अबाउट कंट्री, राइट। सो नेल्सन भी ये कहते हैं कि मैं कोई अलग नहीं था, मुझे भी ऐसे ही लगा था एंड मेरे लिए फ्रीडम बचपन में मुझे नहीं समझ आता था ये क्या था। वो तो जब मैं बड़ा हुआ, जब मुझे समझ आया कि ना तो मुझे यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ना मैं अपने आइडियाज को शेयर कर सकता हूँ, ना मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ, तो मुझे समझ आया कि इस तरह की फ्रीडम से मुझे दूर क्यों रखा जा रहा है, किसी लिए मेरे साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। एंड देन वो कहते हैं तब तक तो मुझे सिर्फ पर्सनल लग रहा था कि मेरे लेवल तक ही था, लेकिन देन जब मैंने अपने सिबलिंग्स को, अपने ब्रदर एंड सिस्टर को भी सेम चीज को फेस करते हुए देखा एंड उसके बाद जब मैंने बहुत सारे लोगों को इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए देखा, देन आई मेड अप माई माइंड कि नहीं, ये जो फ्रीडम है, ये जो मेरी फाइट है वो मेरे लिए नहीं होगी या सिर्फ मेरी फैमिली के लिए नहीं होगी, ये उन सारे लोगों के लिए होगी जो कि ऑप्रेस्ड है। So that is why it was said it was only when I began to learn. And then वो कहते हैं I yearn for basic and honorable freedoms, यानी कि बेसिक फ्रीडम भी नहीं मिलता था, उनके पास नहीं था, जैसे कि फ्रीडम ऑफ अर्निंग, फ्रीडम ऑफ मैरिंग, टू हैव अ फैमिली, सो ये सारी चीजें। देन उसके बाद वही ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाली बात कहते हैं वो, एंड दैट इज व्हेन ही जॉइन्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये वही पार्टी है जिसने 252 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 400 इन द डेमोक्रेसी, एंड तभी जाके नेल्सन प्रेसिडेंट बने थे। सो यहीं पे उन्होंने देखा, जब समझा प्रॉब्लम को तो उन्होंने ज्वाइन किया इस पार्टी को, एंड इसके बाद जो उनकी फ्रीडम की हंगर थी वो सिर्फ बढ़ती ही गई, एंड वो सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं थी, वो उनकी कंट्री के लिए भी थी। That is what it is said. It was this desire for the freedom, my people to live their lives with dignity, self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. So यही dignity, यही respect मैं अपनी तरह के लोगों के लिए देखना चाहता था, and इसकी वजह से मैं इतना डरा हुआ इंसान जो कि इन सारी चीज़ों को सिर्फ सोच रहा था, फाइनली मैंने एक बोल्ड स्टेप उठाया एंड मैं एक बोल्ड फ्रंट पे आया। This is what he says, that drove law-abiding attorney to become a criminal. मतलब मैं उस तरह का इंसान था जो कि बेसिकली लॉ को मानता था। If at all it exists in some places, मैं उस चीज़ को मानता था, लेकिन जब मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में देखा, मैंने आवाज़ उठाई, तो डेफिनेटली मुझे जेल में डाला गया, एंड when we put person in a jail तो डेफिनेटली हम उसको क्रिमिनल ही कहेंगे। सो इसीलिए वो यहाँ पे अपने लिए वर्ड यूज करे हैं क्रिमिनल, that turned family loving husband into a man without home. So because ये फाइट उनके लेवल से काफी ज्यादा ऊपर थी, तो यहाँ पे वो सिर्फ फैमिली की वजह से बिल्कुल रिस्ट्रेन होके, या आप कह सकते हैं बंद के नहीं रह सकते थे। सो फैमिली को भी उन्हें अपने पीछे छोड़ना पड़ा, एक मॉन्क की तरह, एक साधु की तरह अकेले उनको ये फाइट को लड़ना पड़ा, बिकॉज ही न्यू कि ये सिर्फ उनके अच्छे के लिए या उनके इंटरेस्ट के या सिर्फ उनकी फैमिली के इंटरेस्ट के लिए नहीं, ये बहुत बड़ी चीज पे बात हो रही है, दैट इज फ्रीडम फॉर ऑल। सो यही वो बात कहते हैं, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। सो फ्रीडम को आप डिवाइड नहीं कर सकते उस तरीके से कि अच्छा तुम्हें इतनी फ्रीडम मिलेगी, तुम्हें उतनी फ्रीडम मिलेगी, ये करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, राइट, वो इनडिविजिबल है, राइट। एंड अगर मेरी कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर इंसान को किसी एक चीज को करने के लिए मना किया जाता है, चेन किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, दैट मीन्स वही सारी चीजें मुझ पे भी लाई करेंगी, यानी कि वो सारी चीजें मुझ पे भी प्रोजेक्ट करी जा सकती हैं। सो अगर एक पे भी उन्होंने इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाई या चेन किया, तो वो हमारी कम्युनिटी के लिए होगा। सो वन फॉर ऑल फॉर वन। सो यही वो कहते हैं यहाँ पे, a man who takes away another man's freedom
इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि जो किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनने की कोशिश करता है वो खुद एक प्रिजनर होता है ऑफ हेट्रेड का। उसके अंदर इतनी सारी हेट्रेड है, वो इतनी ज़्यादा हेट्रेड में अपने आप कैद है कि वो दूसरे की फ्रीडम को छीनना चाहता है। एंड ये वर्ड्स, इन्हीं कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से आपके वैल्यू बेस्ड या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि विद इन द टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम रीडिंग आउट दिस लाइन। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. So वो खुद एक ऐसी जेल के पीछे बंद है जो कि narrow-minded जेल है, एंड दूसरा यहाँ पे prejudice है। prejudice यानी कि आप किसी एक चीज के लिए partial हो रहे हो, right? So prejudices हैं और narrow-mindedness यानी कि छोटी thinking. So यही वो कहते हैं, I'm not truly free if I'm taking away someone else's freedom. The oppressed and the oppressors are like robbed of their humanity. So जो ऑप्रेस करता है और जो ऑप्रेसर होता है उन दोनों को उनकी ह्यूमैनिटी से रॉब किया जाता है। अब ऑप्रेस्ड को कैसे? ऑप्रेस्ड यानी कि जिन इंसान के साथ ये सारी गलत चीज़ें होती हैं, राइट? तो उनको कैसे? ऑब्वियसली उनकी राइट्स छीने जाते हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता। एंड ऑप्रेसर कैसे? बिकॉज उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी नहीं रहती। जब उसके अंदर इतनी सारी हेट्रेड और इतनी सारी नैरो माइंडनेस आ जाती है तो ह्यूमैनिटी कहाँ रह जाती है? सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन दिस चैप्टर। सो ये तो थी इस पूरे के पूरे चैप्टर की समरी। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट की देखी, सेकंड वीडियो में हमने सेकंड पार्ट की देखी। दोनों ही वीडियोस में मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बताई एंड ये बताया कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली उनको रीड आउट किया। सो यही है इसकी थीम भी, दैट ही डिड नॉट गिव अप। इतने साल तक वो जेल में भी रहे बट बिकॉज ही मेड श्योर कि वो बोल्ड थे, अपनी वॉइस को उन्होंने कभी भी ऑप्रेस नहीं होने दिया। दैट इज व्हाई ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें से आएंगे वो ये आ सकते हैं कि क्या हंगर ऑफ फ्रीडम या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्हें ऐसा लगा कि नहीं कि ये अब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रह गई है, अब ये सबकी प्रॉब्लम है। सो यू कैन गिव द पॉइंट ऑफ द थिंग कि वो कैसे बताते हैं कि उनको तो यहाँ पे फ्रीडम मिल ही नहीं रही थी। उन्होंने जब अपने ब्रदर एंड सिस्टर को देखा, जब लोगों को देखा, तब उन्हें लगा ये फाइट मेरी अकेले की नहीं है, ये सबकी है, राइट? सो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड दिस वीडियो। Until